नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नालंदा खुला विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह के दौरान एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा, रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। इसका क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों, सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री के बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले पर यहां तक कह दिया है कि मुझे मामले के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं उनसे पूछ लूंगा। मानस को लेकर के उन्होंने कहा है कि ये विवादित ग्रंथ है। हमको नहीं पता। चलिए, अब हो गया, हमको नहीं मालूम। सर, बक्सर में जो घटना हुई इस पर क्या कहेंगे सर? सर, बक्सर में जो घटना हुई है सर, दरभंगा में एम्स बनेगा सर। बक्सर में क्या? सर, दरभंगा एम्स को लेकर सर बक्सर में सर पावर प्लांट में आग लगा दी गई है सर। बक्सर में जो जमीन को लेके कुछ विवाद हुआ, अरे वो तो कह दिया गया उसको, डीएम को, वो अपना सब कुछ देख रहा है पहुंच करके। शिक्षा मंत्री बोले नफरत को लेकर भी सवाल उठ रहा है। हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। नहीं, हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। उधर बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। शिक्षा मंत्री के इस बयान पर अलग अलग पार्टियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी के नेता शिक्षा मंत्री के इस बयान की कड़ी निंदा कर रहे हैं, वहीं आरजेडी शिक्षा मंत्री के बचाव में उतरे हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के स्वर अलग ही नजर आ रहे हैं। जीवन खत्म होने के पश्चात आप किस कुल के हैं, ईश्वर यह नहीं देखते। ईश्वर तो सिर्फ आपके कर्म देखते हैं। समाज में भी मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से ही होती है, कुल और जाति से नहीं। महाभारत का युग कौरवों के बुरे कर्मों का परिणाम था। ठीक उसी प्रकार जो जातीय विद्वेष इस सरकार में बैठे लोग फैला रहे हैं, उसका दूरगामी परिणाम भी काफी दुखद होगा। यह लोग सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार बैठे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान भी उसी का परिचायक है। मुझे तो ताज्जुब है, किसी प्रदेश के शिक्षा मंत्री की भाषा ऐसी भी हो सकती है क्या? यह उनके विकृत मानसिकता को दर्शा रही है। शिक्षा मंत्री जी का रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दुर्भावना से ग्रसित एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। आईपीसी की धारा 295(1) के तहत इन पर मुकदमा चलना चाहिए। धर्म निंदा, ईश्वर निंदा पर भारत के कानून में सजा का प्रावधान है, जिसमें 1 साल से 3 साल तक की कारावास की व्यवस्था है। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इनके बयान ने करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत किया है, और यदि नीतीश जी और तेजस्वी जी शिक्षा मंत्री के बयान से सहमत है तो इसे स्पष्ट करें। देखिए, महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों को बहुत सोच समझकर संयमित तरीके से कोई भी बयान जारी करना चाहिए। करोड़ों अरबों लोगों की आस्था जिन ग्रंथों, जिन किताबों के प्रति हो, उनका सम्मान करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप चारवाक को मत मानिए। नास्तिकतावाद के जनक चारवाक भी हमारी परंपरा में ऋषि और संत कहे गए हैं। हम कबीरदास को भी पूजते हैं। लेकिन आप दोनों के तर्क देखिए, ये कैसे तार्किक तरीके से चीजों को रखते थे। ऐसा नहीं कि ये बैठ के लगे धार्मिक ग्रंथों की आलोचना करने, नहीं, ये तार्किक तरीके से। तो अगर आप चारवाक बनना चाहते हैं तो आइए उन तर्कों के साथ, अन्यथा ऐसे किसी धार्मिक ग्रंथ की आलोचना मत कीजिए। शिक्षा मंत्री जी का निजी बयान है। हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और सभी धर्म के ग्रंथों का भी सम्मान करती है, और हम तो खुद रामचरितमानस का पाठ और सुंदरकांड का पाठ रोज करने वाले हैं। तो धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं, जो नफरत फैलाती है बीजेपी, उसको लेकर के वो बोले होंगे। हो सकता है उनका कहने का तात्पर्य कुछ और रहा होगा। अब ये सफाई तो वो देंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
रामचरितमानस का उन्होंने अपमान नहीं किया है, उन्होंने समस्त हिंदू समाज का अपमान किया है। राम और कृष्ण की परंपरा वाले देश में जहां लोहिया ने भी राम और कृष्ण की परंपरा का सम्मान किया, राम कृष्ण मेला के आयोजन की बात किया करते थे, वैसे लोग जो आरजेडी के लोग हैं आज राम कृष्ण की परंपरा को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और वो भी एक विश्वविद्यालय के कॉन्वोकेशन में, दीक्षांत समारोह में जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने अनर्गल प्रलाप कर विद्वेषपूर्ण भावना फैलाने का काम किया है, हिंदू विरोधी मानसिकता फैलाने का काम किया है। तेजस्वी यादव को निश्चित तौर पर अपने शिक्षा मंत्री के बयान पर सफाई देनी चाहिए और देश के समस्त हिंदू समाज से भी माफी मांगनी चाहिए। क्या आरजेडी के लोगों को लगता है कि अपने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हिंदुओं की भावना का अपमान करना जरूरी है, या फिर वे राम की परंपरा, श्री कृष्ण की परंपरा का अपमान करके, हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान करके अपनी सेक्युलर राजनीति को बेहतर तरीके से खेल सकते हैं? आरजेडी के लोग अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण और धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस हद तक गिर सकते हैं, इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए और तेजस्वी यादव को स्पष्ट सफाई देनी चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री छात्रों को, युवाओं को जिस तरीके से बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने का काम, विद्वेषपूर्ण भावना फैलाने का काम, बयानबाजी करके अपनी राजनीति की दुकानदारी चलाना चाहते हैं। जोशीमठ में भूधस्साओं के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक वजह बेतहाशा निर्माण को भी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों के इस तर्क के साथ ही एक बार फिर जिला विकास प्राधिकरण को लेकर बहस अब तेज हो गई है, जिस पर विरोध के बाद तीरथ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इन प्राधिकरणों पर रोक लगा दी थी। और खास बात यह है कि इसको लेकर अब राजनीतिक दल बहस में जुट गए हैं और प्राधिकरणों की जरूरत को लेकर भी आवाज उठने लगी है। इस रिपोर्ट को देखिए। प्रदेश के पहाड़ी जिलों में अनियंत्रित विकास कार्यों और निर्माण पर नियंत्रण के लिए जिला विकास प्राधिकरण बनाए गए थे, जिसे तीरथ सरकार के दौरान हाशिए पर रख दिया गया। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के दौरान ही जिला विकास प्राधिकरण को अस्तित्व में लाया गया था और प्रदेश के तमाम जिलों में विकास कार्यों के लिए प्राधिकरण की मंजूरी जरूरी रखी गई थी। इसके पीछे की वजह पहाड़ों पर अनियंत्रित विकास को रोकना था, लेकिन उस दौरान कांग्रेस समेत तमाम दो लोगों ने इसका विरोध किया और तीरथ सरकार ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन अब जोशीमठ में भूदसाब के चलते पूरा शहर खतरे में है। ऐसे हालात में एक बार फिर बीजेपी को जिला विकास प्राधिकरण की याद आने लगी है और कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक प्राधिकरण की जरूरत पर बहस में जुट गए हैं। हालांकि ये कांग्रेस थी जिसने विधानसभा में प्राधिकरण का विरोध किया था और कहा था कि ये व्यावहारिक है और लोगों को इससे दिक्कत आ रही है। इसके बाद सरकार ने इस प्राधिकरण के स्वरूप को रोक दिया था। हालांकि जोशीमठ का मामला आने पर अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि उन्होंने विरोध जरूर किया था, लेकिन सरकार को चाहिए था कि एक बेहतर और तर्कसंगत नीति के साथ पहाड़ों के लिए प्राधिकरण को लाया जाता। जो प्राधिकरण का इन्होंने स्वरूप बनाया था वो निश्चित ही दिक्कत वाला है और उसका विरोध मैंने ही विधानसभा में किया था और मेरे विरोध करने के बाद, मेरे प्रश्न करने के बाद उसमें कमेटी का गठन हुआ। लेकिन उसमें जो आम जन है उसको दिक्कतें हैं, बड़े लोगों को दिक्कतें कहाँ हैं? उसमें कई ऐसे टेक्निकल इश्यूज थे कि आप एरियल डिस्टेंस 2 किलोमीटर, उसमें तो हमारा कोई गांव ही नहीं बच रहा। तो वो तकनीकी दिक्कतें हटाने की हमने डिमांड की थी और हमने कहा था कि जो बड़े कंस्ट्रक्शन हैं उनको आप रोकें, लेकिन जो लोगों के आवास हैं, लोगों की छोटी छोटी दुकानें हैं जिससे उनका रोजी रोटी चलती है, इन पे ना करें। जो होटल्स बनने हैं उनका डिज़ाइन किस तरीके का होना चाहिए, उनका वेट कितना होना चाहिए, कितना अधिकतम भार उसमें होना चाहिए, इन चीज़ों में ध्यान होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, बिना पहाड़ को समझे हुए, बिना पहाड़ की दिक्कतों को समझे हुए प्राधिकरण इत्यादि का गठन कर दिया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जोशीमठ मामले पर अब जब सरकार गिरती नजर आ रही है, ऐसे इलाकों में निर्माण कार्यों पर कोई नियंत्रण नहीं रखने को लेकर सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई जा रही है, तो बीजेपी ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए जिला विकास प्राधिकरण पर कांग्रेस के विरोध को जिम्मेदार मानते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी के नेता विपिन केंतुला कहते हैं कि कांग्रेस हमेशा विरोध करती है और इस तरह की सरकार के बेहतर फैसले के खिलाफ भी आवाज उठाती है।
दर्शाया गया है। अब प्राधिकरणों की जो है कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि प्राधिकरणों के द्वारा आखिरकार किस तरीके का ये काम किया गया जो ये बेतरतीब तरीके से जो है निर्माण हुए हैं। देखिए, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर बात भी की है और उन्होंने कहा कि हम पूरे उत्तराखंड के अंदर लगभग 25 नई सिटीज बनाने का भी काम करेंगे और जो शहर हैं, जो पहाड़ों में जो कस्बे बन रहे हैं, बड़ी संख्या में उन कस्बों को भी हम चिन्हित करने का काम करेंगे। उस पर दोबारा से हम देखेंगे, रीड करेंगे कि किस पर ओवरलोड हो रहा है, उसके लिए हम आगे दीर्घकालिक योजनाएं पूरे उत्तराखंड के लिए बना रहे हैं। जोशीमठ भूदसाब के बाद और प्राधिकरण पर सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। पहले प्राधिकरण का विरोध हुआ, अब राजनीतिक दल इस पर बहस करने लगे हैं, जो किसी के गले नहीं उतर रहा है। सौरभ भाटिया, देहरादून, इंडिया वॉइस। झारखंड सरकार की बनाई गई नियोजन नीति पर जैसे ही हाईकोर्ट ने विराम लगाया तो प्रदेश भर में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। नियोजन नीति को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड सरकार की बनाई गई नियोजन नीति पर जैसे ही हाईकोर्ट ने विराम लगाया तो प्रदेश भर में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। नियोजन नीति को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। इसी कड़ी में झारखंड सरकार ने एक बड़ी बैठक की। बैठक में नियोजन नीति को नए सिरे से बनाने पर चर्चा हुई। बुधवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में कई विभागों के सचिव की एक अहम बैठक बुलाई गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नई नियोजन नीति में 2 बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार की बनाई गई नियोजन नीति को रद्द कर दिया था, जिसके बाद से ही लगातार सियासत जारी रही। वहीं हेमंत सरकार ने दावा किया कि आगामी बजट से पहले नई नियोजन नीति लाई जाएगी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि नियोजन नीति युवाओं के लिए एक अहम मुद्दा है। सरकार भी इसे गंभीरता से ले रही है। मिली जानकारी के मुताबिक 10वीं और 12वीं की पढ़ाई राज्य में किए जाने वाले छात्रों की ही प्राथमिकता देने और भाषाओं को लेकर उठे विवाद को दूर करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। वहीं सभी मंत्रियों को अपने सुझाव सरकार के सामने रखने को भी कहा गया है। सबसे बड़ी बात है कि छात्र को बौखलाने की या घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ छात्रों के साथ है, पूरी संजीदगी के साथ छात्रों के साथ है। क्योंकि नियोजन नीति सरकार ने लाई थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है, तो इस विषय पर भी सरकार काफ़ी गंभीर है। हम विधि विशेषज्ञों से राय भी ले रहे हैं। हमने नियोजन नीति के संदर्भ में महामहिम से भी एक प्रतिनिधिमंडल सरकार का मुलाकात भी किया। तमाम बिंदुओं पर हम राय विचार करके उसका निष्कर्ष हम बहुत जल्द ले लेंगे, ताकि राज्य के छात्रों को किसी प्रकार की कोई परेशानी और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। बता दें कि झारखंड में नियोजन नीति हाईकोर्ट से रद्द किए जाने के बाद सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई थी। नियोजन नीति रद्द होने के बाद युवाओं में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश था। बेरोजगार युवाओं ने शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव भी किया था। तब मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि अब सरकार युवाओं के अनुरूप नियोजन नीति बनाएगी, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी मिल सके। जिसके बाद अब झारखंड सरकार ने नई नियोजन नीति बनाने का फैसला किया है। तो वही नई नियोजन नीति युवाओं के अनुरूप होने की संभावना जताई जा रही है। नई नियोजन नीति आने के बाद से विभागों के रिक्त पदों में नई नियुक्तियां भी होंगी। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 164 करोड़ का रिकवरी नोटिस भेजा गया है। और इस बात को आपको बता दें कि ये रिकवरी नोटिस दिल्ली सरकार के ही डीआईपी सचिव ने भेजा है। नोटिस में 10 दिन के भीतर ये रकम जमा कराने को कहा गया है। क्या है इस रिकवरी नोटिस के पीछे की वजह, इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 164 करोड़ का रिकवरी नोटिस मिला है। दिल्ली सरकार के ही डीआईपी सचिव ने इस रिकवरी नोटिस को भेजा है। साथ ही इसमें 10 दिनों के भीतर ही इसे जमा करने को कहा गया है। 10 दिन में 164 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी के रूप में आपका दफ्तर सील किया जा सकता है। उपराज्यपाल के जिस आदेश के तहत डीआईपी ने रिकवरी नोटिस जारी किया है,
उसमें कानूनी कार्रवाई के साथ प्रॉपर्टी अटैच करने की बात कही गई थी। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले महीने दिल्ली के उपराज्यपाल ने सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक प्रचार का आरोप लगाते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से 2015-16 में विज्ञापन पर हुए खर्च की वसूली आम आदमी पार्टी से करने का निर्देश दिया था। 19 दिसंबर को सबसे पहले एलजी ने इस आदेश में मुख्य सचिव को कार्रवाई करने का आदेश दिया था। उस आदेश में कहा गया था कि निर्धारित समय के भीतर अगर पार्टी भुगतान नहीं करती है तो कानूनी कार्रवाई के साथ पार्टी की प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। इस पूरे मामले की जानकारी चुनाव आयोग को भी दें। जाहिर है इस कार्रवाई के बाद एमसीडी के मेयर चुनाव को लेकर चल रही बीजेपी और आप में तनातनी और बढ़नी है, यानी राजधानी का सियासी पारा फिर बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी किए गए नोटिस मामले में आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के खजाने को लूट रही है। पार्टी के सांसद और पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा है कि नोटिस जारी होने से आम आदमी पार्टी बौखला गई है। माननीय कोर्ट के स्टे ना देने के बाद ये जो खर्चा हुआ है उसको रिकवरी करने का प्रयत्न शुरू हुआ है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, हम वही चाहते हैं जो दिल्ली के लोग चाहते हैं, हम वही चाहते हैं जो दिल्ली का हर टैक्स पेयर चाहता है। और हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का बैंक खाता तुरंत सीज कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी का चेहरा चमकाने के लिए दिल्ली के खजाने का 163 करोड़ गया, तो ऐसा तो है नहीं कि हम जाकर के आप अगर कोई एजेंसी जाए और मनीष सिसोदिया जी का आवास उसको अटैच कर दे, तो आवास तो सरकारी ही है। कोई उनका कार्यालय हो आम आदमी पार्टी को जो सरकार से दिया हुआ है वो अटैच कर दीजिए, तो वो तो सरकार की संपत्ति है। इस नोटिस को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जहां बीजेपी और उसकी सरकारों पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर दबाव बनाकर उनका दुरुपयोग कर सरकार को काम करने पर रोक रही है। जनता के काम अफसर करते हैं तो उनको रुकवा देती है और अफसरों का दुरुपयोग कर रही है कि किस तरह से केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों को टारगेट करें। ये अफसर, ये अफसरों के ऊपर नियंत्रण का, नाजायज नियंत्रण का नाजायज इस्तेमाल है। इसीलिए जो सर्विस डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, भारतीय जनता पार्टी उस पर कब्जा जमा के बैठी हुई है, संवैधानिक रूप से गलत तरीके से उस पर कब्जा करके बैठी हुई है, ताकि वो अफसरों का दुरुपयोग कर सके और मुख्यमंत्री जी को इस तरह के नोटिस दे दे के अफसरों से दिला के परेशान कर सके, टारगेट कर सके और काम ना करने दे। ये जो डीआईपी का नोटिस है 163 करोड़ रुपए केजरीवाल जी को जमा करने का 10 दिन के अंदर, आप सब जानते हैं ये पुराना मसला चल रहा है। ये 2016-17 में और इस दौरान दिल्ली से बाहर ऐड दिए गए। अब ये कहा जा रहा है दिल्ली से बाहर ऐड नहीं देने चाहिए थे केजरीवाल जी को। मैं पिछले 7 साल तो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं आप पिछले 1 महीने के अखबार उठा के देख लीजिए। दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापनों से भरे पड़े हैं दिल्ली के अखबार। मध्य प्रदेश से लेके, उत्तराखंड से लेके, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हर जगह के कांग्रेस के भी मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में खूब ऐड मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के देश भर के मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में ऐड मिलेंगे। अगर गलत है तो वो वहां के मुख्यमंत्रियों से वसूलेगी भारतीय जनता पार्टी वो पैसा। भारतीय जनता पार्टी वहां के अफसरों से ये कराएगी कि वो उत्तर प्रदेश में सूचना सचिव को कहे, आईएएस अधिकारी को, कि जाके योगी जी से पैसा वसूलो, या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में वसूलो उनके मुख्यमंत्रियों से। ये अफसरों पे कंट्रोल का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कि अफसरों को मजबूर कर रही है कि वो मुख्यमंत्री जी को इस तरह के नोटिस दें, मंत्रियों को टारगेट करें और काम ना करें, जनता के लिए काम ना करें। केजरीवाल जी चाहते हैं अफसरों को जनता के काम पे लगाएं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अफसर केवल और केवल केजरीवाल जी के ऊपर और उनके मंत्रियों के ऊपर टारगेट करते रहें, काम ना करें। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता अफसरों पे नाजायज कंट्रोल का किस तरह से कर रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को यही कहना चाहता हूं कि अफसरों का दुरुपयोग बंद करें। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के पास ये ताकत होती है कि वो अफसरों से काम कराए। अफसरों का दुरुपयोग करके इस तरह से चुनी हुई सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री को
टारगेट कराना अफसरों से बंद करें, बल्कि काम करने दें। और जहां जहां की जनता ने आपको चुना है, आप अपने अफसरों से काम कराओ, उनको काम पे लगाओ। ये नोटिस दिलवाने का क्या फायदा। उधर कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। यहां पीएम मोदी के रोड शो के दौरान एक युवक अचानक उनकी तरफ दौड़ता हुआ दिखाई दिया और पीएम के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। दरअसल युवक प्रधानमंत्री तक फूलों की माला पहुंचाना चाहता था। इसके लिए उसने बिना सोचे समझे एसपीजी का घेरा तक तोड़ दिया और पीएम मोदी तक पहुंच गया। इसे देखते ही एसपीजी कमांडो हरकत में आए और युवक को पीएम से दूर कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। उन्होंने पड़ाव स्थित अघोरेश्वर भगवान राम महाविभूति स्थल में अघोरेश्वर भगवान राम योग और प्रकृति चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर याद करते हुए अघोर परंपरा पर कहा है कि साधना की ऐसी प्रकृति है जिसमें आध्यात्मिक दृष्टि से परमात्मा को जोड़ने और सामाजिक दृष्टि से सामाजिक ढांचे को जोड़ने में मदद मिलती है। और उधर बक्सर के चौसा में पावर प्लांट के विरोध में पुलिस की बर्बरता से मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को चौसा में उमड़ी भीड़ के गुस्से का शिकार केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे हो गए। उन्हें उग्र भीड़ का सामना करना पड़ा और इस दौरान उनके काफिले पर पथराव भी हुआ। इस दौरान अश्विनी चौबे मुर्दाबाद के नारे भी सुनाई दिए। केंद्रीय मंत्री बक्सर से ही सांसद भी हैं। लोगों के गुस्से से उन्हें बचाकर सुरक्षा कर्मियों के घेरे में उन्हें बाहर निकाला गया। केंद्रीय मंत्री यहां चौसा में किसानों से बात करने पहुंचे थे। वहीं सिहावा विधानसभा भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 60 से ज्यादा विधानसभा पूर्ण हो चुकी हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन और उसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता के पास पहुंच रहा है। इसके निरीक्षण के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शासन प्रशासन दोनों इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं और सत्तारूढ़ विधायकों के परफॉर्मेंस पर उन्होंने कहा है कि उनकी परफॉर्मेंस भी देखी गई है। 5 उपचुनाव हुए हैं, इसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। की योजना है, चाहे गरीबों को राशन देने की बात हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना। लेखपाल की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले की जांच कर रही देहरादून एसटीएफ टीम ने लक्सर के सेठपुर गांव में छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान टीम ने गांव से एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और इसके अलावा टीम ने हरिद्वार के ही कई अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पिछले साल यूके SSSC की तरफ से प्रदेश में लेखपाल भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन परीक्षा के दिन ही पहले ही इसका प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इसके बाद सरकार ने परीक्षा पर रोक लगा दी थी। साथ ही देहरादून एसटीएफ को इसकी जांच सौंपी गई थी। जांच के बाद एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र पंत टीम ने गुरुवार को लक्सर से सेठपुर गांव पहुंचे और पेपर लीक करने वाले गिरोह में शामिल रहे गांव के राम कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।